नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज हमारी खास मेहमान डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की सबसे युवा मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं। उनके पास बड़ा विभाग है, बड़ी जिम्मेदारी है। नगरीय प्रशासन और आवास की राज्य मंत्री हैं और उससे बड़ी बात है पहली बार की विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कहा कि पहली बार की विधायक और पहली बार की आप मंत्री, क्या सीखने को मिल रहा है? बड़े नेता के साथ आप जो मंत्री हैं उनके साथ काम करने का मौका ही मिल रहा है। कितनी मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में क्या नवाचार कर रही है? देखिए, नगरीय विकास एवं आवास आज के समय में माना जाए तो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। और ये भी मान सकते हैं कि अब ज़्यादातर लोग शहरी क्षेत्र की तरफ या नगरीय क्षेत्र की तरफ पलायन कर रहे हैं। कारण उसके बहुत से हैं कि लोग रहना चाहते हैं नगरीय क्षेत्र में। एमिनिटीज़ जो है आजकल नगर परिषद तक में एमिनिटीज़ पहुंच गई हैं, तो लोग नगरीय परिषद तक में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। और साथ में नगरीय क्षेत्र का लोग रहने से संस्कारों में भी परिवर्तन हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि एजुकेशन के साथ साथ हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले बच्चों को लेकर के, इसलिए वो नगरीय क्षेत्र में रहना पसंद कर रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर हमारी जवाबदारी बढ़ जाती है। और जब बात करें इस मंत्रालय की और इस मंत्रालय की मुखिया की, कैबिनेट मंत्री की, तो कैलाश जी स्वयं में बहुत बड़े अनुभवी हैं, जिनको अगर माना जाए तो वो संघर्ष से लेकर के और आज हम सत्ता पे हैं, तो उन्होंने हर दिनों को देखा है। संगठन से लेकर के राजनीति तक उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। तो शायद उनके अनुभवों का लाभ, उनकी कार्यशैली देख करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ये प्रेरणा है कि हम उनको देख करके सीख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार दो बड़े प्रोजेक्ट लेके आ रही है, भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन का। किस सोच के साथ ला रही है? देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब सारी एमिनिटीज़ वहाँ पे हों, ऐसा कुछ वहाँ पे ऐसा शॉर्टेज ना हो किसी भी चीज़ की, परिपूर्ण हो। साथ में हमारी सरकार की ये मंशा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एरिया है वो ऐसा हो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये अनुकूल हो कि वो अपने जिस क्षेत्र में विकास हो रहा है, जैसे रोजगार के क्षेत्र में, तो उनको रोजगार के लिए हम इतनी फैसिलिटीज़ दे सकें कि वो अपने स्थान से वहाँ तक पहुँच सकें। तो इसलिए रोड की फैसिलिटी से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऐसा ले रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा माइग्रेट ना करना पड़े, ताकि हमारी जो डेंसिटी है सिटी की बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बल्कि उसको हम एरिया बढ़ा दें तो लोग वहीं पे रह करके और उस फैसिलिटी का लाभ ले सके। जी। और मेट्रोपॉलिटन सिटी अपने आप में हर चीज़ के डेवलपमेंट को लेकर के आते हैं, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे स्कूल कॉलेज डेवलपमेंट हो, चाहे आईटी सेक्टर्स हो, हर क्षेत्र में उसको डेवलप किया जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंहस्थ को लेकर चूंकि चर्चा है, डॉक्टर मोहन यादव का सपना भी है कि इस बार उनके नेतृत्व में सिंहस्थ होगा। बड़ा काम है, लेकिन उस काम में भी सबसे यदि ज़्यादा काम है तो नगरीय प्रशासन विभाग का है। वहाँ की तैयारी, यदि ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहे हैं, वहाँ की किस तरह की तैयारी है? और मध्य प्रदेश खुले तौर पर ये तैयारी कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना किसी असुविधा के किस तरह सारी एमिनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराएं, इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इसी तरह सिंहस्थ की तैयारी चल रही है और उसको उज्जैन को बिल्कुल सुंदर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहाँ हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। रोडवेज़ है, सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, प्लस रेसिडेंशियल एंड उसमें भी रेसिडेंशियल के साथ साथ लेड बाथ फैसिलिटी और लोगों को नहाने के लिए स्थान और प्रॉपरली वहाँ पे व्यवस्था कैसे हम करें कि नहाने के बाद कपड़े बदलने से लेकर और हर चीज़ की व्यवस्था हम व्यवस्थित कर सकें। तो हमने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर प्रयागराज का महाकुंभ देखा हुआ है, उसी के तर्ज पर हम उज्जैन में तैयारी कर रहे हैं। जी, आपका जो विभाग है, कई विभागों से कोऑर्डिनेशन होता है उसमें, सड़क है, बिजली है, बाकी डिपार्टमेंट। लेकिन अभी हाल में देखा जाए कि सड़कों की जो हालत कई बार हो जाती है शहर में, आखिर कैसे वो ठीक होगी? देखिए, नगरीय क्षेत्र चूँकि डेंस होता है, पब्लिक ज़्यादा यहाँ पे रिसाइड करती है
और कनेक्टिविटी सबसे दुरुस्त रखना नगरीय क्षेत्र में सबसे बड़ी चैलेंज होता है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन होता है जिसमें लीगल इलीगल कॉलोनीज़ भी होती हैं, और हर जगह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हमारी कॉलोनी की रोड जो है दुरुस्त रहे, हमारे नगरीय क्षेत्र की जो रोड है दुरुस्त रहे। तो इसलिए हमारी जवाबदारी दुगनी बन जाती है, और इस तरह हम विभाग के सहयोग से एक प्रॉपर बजट जो है नगरीय क्षेत्र के लिए अलग से रखते हैं, और जिसमें कि सारे जैसे ही बरसात ख़त्म होती है उसके बाद रोडों की मरम्मत से लेकर न्यू रोड कंस्ट्रक्शन तक सारे किए जाते हैं। क्योंकि रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, जो नगरीय निकाय के रेवेन्यू जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक लगता है कि चीज़ें बहुत दुरुस्त नहीं हो सकती। तो उसको लगता है उसको लेके भी ड्राइव चलते रहते हैं किस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। टैक्सेशन निश्चित तौर पर किसी भी नगर क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग होता है, जो उसके डेवलपमेंट के लिए इंदौर इंडिपेंडेंट है इस क्षेत्र में। इसलिए हम देख सकते हैं कि हर फील्ड पे वहाँ पे काम हो पाता है। लेकिन नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगमों की बात करें तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सरकार पे डिपेंडेंट रहती हैं। इसलिए जब चुंगी क्षतिपूर्ति का बजट जाता है या अन्य कोई बजट उनको आवश्यक होता है जिसकी वो मांग करते हैं, जब वो एलोकेट किया जाता है तभी वो काम करते हैं। लेकिन अब हम लोगों की ये प्लानिंग है कि हर नगरीय निकाय को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और कैसे जो टैक्सेशन है, कुछ लोग तो बिल्कुल रेगुलर हैं, उसमें पंक्चुअल हैं, बट जो नहीं दे रहे हैं कैसे उनसे लिया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, ये लिस्टिंग एक प्रोसेस चल रही है। और हर नगरीय क्षेत्र को इंडिपेंडेंट बनाना ये हमारी अगली पॉलिसी है। क्योंकि आप जो प्रभार जिला आपको मिला हुआ है उसमें भी आप काफ़ी सक्रियता से रहती हैं, तो आपको लगता है कि चूँकि आदिवासी अंचल का वो जिला है, लगता है कि वहाँ पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है सभी क्षेत्रों में? बिल्कुल। मेरे को लगता है स्वच्छता सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आज के समय में, और जिसको लेकर के जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हर नगरीय क्षेत्र के लोगों को इस ओर जागरूक करना, जागरूक के साथ उस कचरे को प्रबंधन करना, वो हमारी प्रायोरिटी है। और हर नगरीय क्षेत्र को कैसे हम कचरे से मुक्त करें और कैसे उस कचरे का प्रबंधन करें, इस तरफ भी हमारा विभाग काम कर रहा है। आपने पहली बार विधायक बनी 2021 का बाई इलेक्शन में, आप बहुत कम मार्जिन से आप हार गई थी। उसके बाद भी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया। किस तरह की मेहनत करके आपने मेहनत की, उसका आपको परिणाम मिला हुआ है? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता रही हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। ज़िले के संगठन में मैं महामंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रही थी। तभी मुझे स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी जी, जो मेरे दादाजी लगते हैं, उनका स्वर्गवास हुआ, और बाई इलेक्शन में पार्टी ने मुझे अवसर दिया। निश्चित तौर पर मेहनत करने के बाद भी, और मेरे लिए वो पहला चुनाव और नया था मेरे लिए, चूँकि संगठन के एक छोटे से कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। बट चुनाव कहीं से नहीं जीत पाना, वो भी मेरा एक दुर्भाग्य रहा। लेकिन मैं उसको एज अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, और एज अ चैलेंज भी मैंने उसको लिया कि ठीक है, मैं पहला अवसर है। हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और हर एक फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता है एग्ज़ाम। तो ये मेरे लिए एक एज अ एग्ज़ाम था, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद क्लियर नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी। लेकिन अब तैयारी करनी थी, तो उसके बाद का जो समय रहा है, हारने के नेक्स्ट डे कोई निकलता नहीं है अपने घर से, और हम समझते हैं कार्यकर्ता उसमें सबसे ज़्यादा मायूस होता है। मैं स्वयं इस कार्यकर्ता रही हूँ, तो इस भाव को जानती हूँ, क्योंकि चित्रकूट उपचुनाव में मेरी भागीदारी रही है, और वो चुनाव भी हमने लूज़ किया था। तो उसके बाद हम लोग कैसा महसूस करते हैं, उस भाव को मैं समझ पाई थी। तो वो चुनाव हारने के बाद मैंने दोनों का समागम किया। स्वयं लड़ने के बाद अपने कार्यकर्ताओं का मान रखना, और उनको ये समझाना कि ये हमारी लड़ाई अंत नहीं हुई है, हमें अगले पड़ाव पर बढ़ना है, और अगली बार हमें जीत अर्जित करनी। तो नेक्स्ट डे मैं अपने घर से निकली, कार्यकर्ताओं से भेंट की, और मैंने उनको समझाया कि हमें निराश नहीं होना, अब हमारी लड़ाई शुरू हुई है। और परिणाम ये रहा कि ऐतिहासिक जीत। आपने ऐतिहासिक जीत की, लेकिन आपने तो चलिए काम किया, लेकिन विंध्य क्षेत्र में आज भी महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी? राधा सिंह जी हैं, वो भी मंत्रिमंडल में हैं। कैसे विंध्य में महिलाओं की भागीदारी बढ़े? क्योंकि बीजेपी भी 33% आरक्षण देने की दिशा में काम कर रही है।
तो कैसे विंध्य की भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की? देखिए, पार्टी का होता है भरोसा और कार्यकर्ता निर्माण। जब पार्टी कार्यकर्ता निर्माण करती है, और भारतीय जनता पार्टी में ये मैंने देखा है कि कार्यकर्ता के रूप में यदि महिला काम करती है और उसमें अगर उसकी सक्रिय भूमिका है, स्वयं का विवेक है, स्वयं की कार्यशैली है और कार्य करने की क्षमता है, तो उस महिला को भारतीय जनता पार्टी आगे प्रमोट करती है। जीवंत उदाहरण मैं खुद को मानती हूँ। और इसी तरह मैंने भी अपने विधानसभा में ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया है कि जो स्वयं में सक्षम है, काम करने की काबिलियत है और वो आगे बढ़ कर के आगे क्षेत्र में मतलब हर क्षेत्र में वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं। तो मैं अपनी विधानसभा में मानती हूँ कि मैंने सबसे सक्रिय महिलाओं को कर रखा है। मंडल अध्यक्ष के रूप में भी इंडिपेंडेंट मैंने महिला को इस बार चुना है, जो कि सतना ज़िले में सर्वाधिक अच्छा काम कर रही है। ये अप्रिसिएशन हमेशा जिला अध्यक्ष से मिलता रहता है। तो जब आपका सिलेक्शन और आपका काम ऐसा होता है कि जो आप प्रूफ कर पाते हो, दिखा पाते हो, तो निश्चित तौर पर आपको भी उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है। एंड उसके कारण से जो है लोग भी आपसे जुड़ते हैं। और सतना ज़िले में महिलाएं मुझको लेकर के ये मानती हैं कि उनके लिए मैं बहुत बड़ी एक स्टार हूँ, और वो मेरे माध्यम से ही, मेरी कार्यशैली देखकर ही आगे बढ़ रही हैं। और उनके अंदर भी ये आत्मविश्वास जागा है कि प्रतिभा जी ने अगर इस जीत को हासिल किया, इस मुकाम को हासिल किया है, तो हम भी कर सकते हैं। महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता होती है, और मैं वो पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि मैं जगा सकूँ। क्योंकि आपको जिस तरह से देख रहे हैं, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो लगता है कि जो एक नेत्री जो आपकी हो, तो उनको देख के आपको लगता है कि इससे आपने प्रेरणा ली हुई है? मैं सुषमा जी की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, और सुषमा जी की ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद रही है। और ये जैकेट पहनना निश्चित तौर पर एक पुरुषों को ही जनरली ये पहनते हुए देखा है, और इसको एक पुरुषार्थ का वो माना जाता है कि ये एक पुरुषार्थ को दर्शाता है। साड़ी हमारी इंडियन ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को दर्शाती है, और महिला को सबसे सुंदर जो वस्त्र माना जाता है वो साड़ी, हमारा ये परिधान है, हमारा भारतीय परिधान है। तो दोनों का समागम मैंने किया है, और दोनों के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ कि लोग जो साड़ियों को भूलते जा रहे हैं, महिलाएं जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, एजुकेटेड महिलाएं हैं, वो साड़ियों को मानती हैं कि हम उतने सुंदर नहीं लग सकते या हम कैरी नहीं कर सकते हैं। साड़ी बहुत इजी है कैरी करने में, तो उनके लिए अगर मुझको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है, तो लोग अब पहनना चाहते हैं इसी तरीके से साड़ियाँ। तो मैं अगर लोगों को साड़ी पहनने के लिए इंस्पायर कर पा रही हूँ, और उनको इस ड्रेसिंग सेंस से उनको मतलब मोटिवेशन मिल रहा है इस तरफ, तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ मैं भारतीय परंपरा को जीवित रखने जैसे आपने कहा सुषमा जी को आप फॉलो करती हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रहीं, लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष रहीं, और प्रधानमंत्री की रेस तक में उनका कई बार नाम चलता था। तो आपको लगता है आप कितने आगे तक, क्योंकि आप पहली बार विधायक बनी हैं, मंत्री बनी हैं, अभी समय बहुत है, आपको लगता है प्रदेश की मुखिया के तौर पर यहाँ पर? देखिए, भविष्य मैंने नहीं देखा है। मैं तो भविष्य में ये भी नहीं मानती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, और स्वयं एक गृहिणी होने के बाद मैंने तो यही सोचा था कि अपना एक बिजनेस और एम्पायर और उसी को चलाना है। राजनीति क्षेत्र में मैंने काम करने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन डेस्टिनी है, आपको कहीं ना कहीं जिसको जहाँ ले जाना है, जहाँ पहुँचाना है, वो ले जाती है। तो ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं उसी से संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है कि जैसे ही जनता का विश्वास होगा, जहाँ जब तक विश्वास होगा, उस पर काम करती रहूँगी। समाज के लिए अगर निकली हूँ तो समाज को मुझसे अच्छी प्रेरणा मिले, मेरा इसी ओर कार्य करने का पूरा। जी जी बिल्कुल। आप जिस तरह क्षेत्र में जाती हैं, 365 दिन आप काम करती हैं, आपके कई वीडियो वायरल भी हुए हैं, आप मोटरसाइकिल भी चला लेती हैं। जी, मैंने अपने आप को मोटरसाइकिल चलाना तो ये था कि जब आपको पूरी की पूरी छूट नहीं दी जाती या पूरी की पूरी अमेनिटीज़ नहीं दी जाती, तो पापा से मांगने पर स्कूटी नहीं मिली, तो हमने कहा कि घर पे बाइक तो है ही, तो बाइक से ही सीखते हैं। तो चूँकि भाई बहनों के साथ में मिल कर के हमने उसको सीखा, फिर चलाना शुरू किया, तो फिर पापा को भी बैठ के घुमाया है जी। और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया कि हमारे पास
कब किस प्रकार का समय आ जाए हम कोई नहीं जानते हैं, और अगर हमको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो हमें हेल्प के लिए हैंड्स ना मिले तो हम स्वयं इतने सक्षम रहे कि हम उस कार्य को कर सकें। जी, तो चूँकि मैं खुद को जी, इंडिपेंडेंट बिल्कुल, बनाया है। बहुत अच्छी बात भी है कि आप खुद को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। चूँकि ये आप नगरीय प्रशासन विभाग है, सतना के लोग भी बहुत सोचते होंगे कि भाई सतना का विकास कैसे होगा? जी। लंबे समय से देख रहे हैं, चूँकि सतना का विकास के लिए आपकी कुछ ऐसी प्राथमिकताएँ या कोई प्लानिंग है? चूँकि उस क्षेत्र में आप चूँकि अपने विधानसभा क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन मंत्री होने के नाते लोगों की जो इच्छाएँ होती हैं कि भाई पूरे ज़िले को कम से कम कुछ को चमका दिया जाए। जी। सतना ज़िले के लिए विशेष करके प्लानिंग की है। सतना स्मार्ट सिटी है, सतना को स्मार्ट बनाना है। अभी भी स्मार्ट सिटी से हमने बहुत सारे चीज़ों को वहाँ डेवलप किया है। नेकटे झील है, नगर वन है, और तालाबों का जीर्णोद्धार किया है। सीवर लाइन वहाँ पर एक पार्ट हमने चालू कर लिया है, और वहाँ पर वेंकटेश लोक का निर्माण किया है। ऐसे बहुत से काम सतना में हुए हैं, और इस बार सतना को स्वच्छता में 12वां स्थान मिला है, तो मुझे लगता है वो भी रैंकिंग बढ़ी है। रैंकिंग बढ़ी है। जी, जी। पहले ज़ीरो से उसने 12th रैंक हासिल की है, और कहीं न कहीं सतना को लेकर के अब प्लानिंग हम लोगों ने स्टार्ट की है कि आने वाले समय में हमको सतना को लेकर के जैसे हमारे यहाँ मझगाँवा क्षेत्र में, मझगाँवा रेंज में टाइगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ का प्रस्ताव दे रहे हैं कि वहाँ एक कंज़र्वेशन डिक्लेयर कर दें, तो हमारे जो टाइगर्स हैं वो सुरक्षित रहें। एक बड़े नेताओं के साथ एक चुनौती भी रहती है कि आप तेजी से काम करें, और एक प्रतिस्पर्धा भी कई बार दिखती है जिस तरह से, उसको कैसे निपटती हैं? मुझको लगता है राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और प्रतिस्पर्धा होती है तभी ज़्यादा काम होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर प्रतिस्पर्धा है तो लोगों के प्रतिस्पर्धा और किसी बात को लेकर तो होगी नहीं, कामों को लेकर के ही होगी। तो मैं मानती हूँ कि इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और हम इसी प्रतिस्पर्धा में रहे आएँ और सत्ता को और चमकाएँ, ये जी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। एक मुद्दा लव जिहाद का मुद्दा है, बहुत बीजेपी उसके लिए कई बार कड़े कानून की बात भी करती है, जी। सरकारें बनाती हैं, कई दूसरे राज्यों में बीजेपी की सरकारें पे कानून बनाती हैं। अभी हाल में मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले आए जिसमें सरकार ने काम करना शुरू किया है, कड़े कानून। लगता है कि कैसे रोके जाएंगे ये सब? ये एक बहुत मतलब ऐसा मैटर है जिसको हम सोफिस्टिकेटेड मैटर है, और इसकी हैंडलिंग भी हमें, मैं कहूँ कि सिर्फ सरकार करे तो ये संभव नहीं है। इसमें सरकार, समाज, मीडिया सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा, और ख़ास करके मैं इसमें मानती हूँ कि एजुकेशन अब के समय में एक बहुत बड़ा पार्ट रखता है, जिसमें काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण है, जो अभी तक शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं इंट्रोड्यूस की गई। लेकिन काउंसलिंग इस चीज़ की अब हमको इस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और ख़ास करके फ़ीमेल चिल्ड्रंस को, फ़ीमेल्स को, और एडल्ट्रेशन की तरफ बढ़ रही बच्चियों के लिए। तो वो एक पार्ट है, क्योंकि सबके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, किस घर की कंडीशन कैसी है, शेयरिंग प्रॉपर्टी कैसी है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गई है। पहले फैमिली बड़ी होती थी, मेंबर्स ज़्यादा होते थे, और सेम एज ग्रुप के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा, भाई बहन बहुत होते थे, कज़िन्स जी, बहुत जी। होते थे। तो एक शेयरिंग कैपेसिटी होती थी, हैंडलिंग कैपेसिटी होती थी कि आपस में शेयर हुआ है तो हैंडल कौन करेगा, बड़े पिताजी करेंगे, ताऊ करेंगे, चाचा जी करेंगे। तो एक बड़ी मेंबर के सामने वो प्रॉब्लम अगर आती थी तो वो हैंडल भी कर लेते थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के, और ख़ास करके दोनों हस्बैंड वाइफ जब जॉब प्रोफाइल में हो, तब बच्चों को हैंडल करना, और उनके साथ कौन बात करेगा, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है, जिसके कारण आज ये मैटर्स बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब बच्चों को न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए, जो अपने बच्चों से इंटरेक्ट करें, फ्रेंडली सर्कल, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, खास करके टीनेजर्स के बच्चों में। आजकल ये 11 साल के बाद चालू हो जाता है, और आपको अपने बच्चे से फ्रेंड सर्कल्स के हर एक चीज़ की बात करें, कोई एक संपर्क में, जी। हाँ,
एक वे ऑफ टॉकिंग होती है जिसमें हम मर्यादा में रह करके और खुली तौर पर बात कर सकते हैं, तो वो हमको करने की ज़रूरत है। साथ में शिक्षा के साथ इसको जोड़ने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री में इसमें शॉर्ट फिल्म्स बना करके, जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या लघु फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, उसके जागरूक करने के लिए रील्स के तौर पर बना करके जागरूक करें, तो ताकि बच्चियां भी उस चीज़ को समझें, क्योंकि समझाने से आप हर चीज़ को समझ सकते हैं। और हमारा मीडिया है ही उसमें जो चौथा स्तंभ कहते हैं देश को जागृत करने के लिए। तो इस तरफ हमारा मीडिया का किस तरह सहयोग हो सकता है, वो कैसे जागरूक कर सकते हैं बच्चियों को, जी जी, ये भी क्योंकि अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला कि महिलाएं ज़्यादा शराब पीती, इस तरह के बयान जब आते हैं तो आपको कैसा, मतलब ये लगता है कि महिलाओं को एक ओपनली सर्वे के किसी के ही माध्यम से इस तरह से कहना, ये बहुत गलत जीतू पटवारी जी का बयान रहा है और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि आप कुछ कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकती। अगर आपके सामने कोई है और जिसको आपने देखा हुआ है, तो वो उसके कारण आप पूरे प्रदेश के ऊपर ये चीज़ नहीं थोप सकते हैं। कोई एक अगर गलत काम, यहाँ हर दिन हम पढ़ते हैं कि गलत काम हुआ है, बच्चियों के साथ गलत हुआ है, तो क्या जिसने बच्चियों के साथ गलत किया है वो पुरुष था? तो इससे हम पूरे पुरुषों के ऊपर आरोप लगा सकते हैं क्या कि सारे पुरुष गलत कर रहे हैं? नहीं, आपकी सबकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वे ऑफ वर्किंग है, थिंकिंग है, आप उस पे काम करते हो। ये जीतू पटवारी जी का कहना कि पूरे प्रदेश की महिलाएं, तो आधे से ज़्यादा आबादी हमारी ऐसी है कि जो गांव में रहती है, और जो गांव में रहती है उनमें संस्कार पूरे हैं। और ख़ास करके मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी विधानसभा में एक भी महिला ड्रिंक करती होगी। तो फिर कहाँ है आपका कैलकुलेशन, कहाँ है आपका परसेंटेज जिससे आपने कैलकुलेट किया? जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। तो बिल्कुल आप एक ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष खुद को बताते हैं कांग्रेस पार्टी का, और वो व्यक्ति ऐसे बयान दे तो निश्चित तौर पर इससे झलकता है कि जब उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस मानसिकता का है, तो फिर नीचे उसके कार्यकर्ता कैसे उसने शॉर्टलिस्ट किए होंगे, कैसे कनेक्ट किए होंगे और कैसी मानसिकता के होंगे। तो आप अपना वक्तव्य तो अच्छा रखो कि कम से कम महिलाओं का इस तरह जो आपने अपमानित किया है कह करके, वो सब अपने ऊपर ले सकते हैं। आप जो है पहली बार जीती, मंत्री बनी, इलाके के जो प्रदीप जो अहिरवार, उन्होंने भी एक आरोप लगा दिया कि आपके जाति जो प्रमाण पत्र पर था, क्योंकि वो सीट इससे पहले भी उसी नाम से लड़ी जा रही थी। आपका रिएक्शन क्या है, वो किस तरह से इस पूरे डील कर रही हैं इस पूरे मामले को? क्या किसी मानहानि की बात की थी आपने, या इसको कैसे? जी, इसमें देखिए, ये उनका हमेशा से आरोप लगाना, ऐसा मैंने सुना है कि वो हमें आए दिन ऐसा करते रहे हैं। स्वर्गीय जुगल किशोर जी भी जब रहे हैं तो उनके समय में भी ऐसा हुआ था। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम कहते हैं कि हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि आप सर्वे करा लीजिए। बागरी वहाँ आज से नहीं है, मतलब मुझे लगता है 150 साल से ऊपर के वहीं पे के रहने वाले हैं। और जो उनकी रहन सहन की पद्धति है, जो कार्य रहा है उनका पूर्वजों में, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हुआ है। जिस हिसाब से SC कैटेगरी आते हैं उसी हिसाब से सारा कुछ है और सब कुछ पाया गया है, तथ्यों के साथ है। हम कहीं से पलायन करके नहीं आए हैं, हम वहीं के वासी हैं। तो हमारा अब यहाँ पर मेरे को ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि कोई IAS अधिकारी अगर SC वर्ग से बन जाता है तो उसके रहने का तौर तरीका सब कुछ बदल जाता है। फिर हम उसको ये तो नहीं कहते ना कि तुम SC कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ सारी एमिनिटीज़ हैं, रहने सहने का तरीका अलग है। आपने पढ़ाई अच्छी की है, सब कुछ एजुकेशन अच्छा किया है हमने, रहने का तौर तरीका चूँकि सभी जनरल कैटेगरीज लोगों के साथ रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना है। तो जब आदमी जाता है दूसरे के घर, देखता है कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, तो वो अपने घर में भी इम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसे हमारे जनरेशन टू जनरेशन अपग्रेडेशन सभी कास्ट में हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी कास्ट में, सभी कास्ट में हुए हैं। तो इससे हम कैलकुलेशन करके और अपने सिर्फ हम उस पोस्ट को देख करके, अगर प्रतिमा बागरी मंत्री नहीं होती तो शायद ये आरोप नहीं लगता।
लेकिन प्रतिमा बागरी मंत्री है इसलिए उन्होंने आरोप लगाया। और जी। दूसरा उनका आरोप लगाने का कारण क्या था कि उनको कोई नहीं जानता था और लाइमलाइट के लिए उन्होंने ये किया था, पत्रकार वार्ता करके, और खुद को मंत्री के ऊपर आरोप लगाएंगे तो सब लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, तो अपने लाइमलाइट के लिए उन्होंने ये काम किया था। एक और सवाल कि जिस तरह से आपके पास व्यस्तता, चूँकि आपने कम उम्र में आप मंत्री बन गई हैं, कैसे आपने समय को, चूँकि आपने बताया 365 दिन आप क्षेत्र में जाती हैं, जनता के साथ काम करती हैं, अपने लिए समय निकालने में आपको क्या पसंद है, क्या करती हैं? मैं म्यूज़िक की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं सुबह, चूँकि अपने आप को भी रिफ़्रेश करना रहता है, रिचार्ज करना रहता है, तो दिन की शुरुआत मैं उसी से करती हूँ। सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के अपने थोड़े बहुत घर के काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे आपको मेंटली रिलैक्सेशन मिलता है और आपके अंदर एक परफेक्शन रहा आता है, कभी वो परफेक्शन जाता नहीं। महिलाओं में ये हमेशा से आदत रहती है कि घर को परफेक्टली मैनेज रखने की। तो मैं सुबह उठ के अपने घर के काम ज़रूर करती हूँ, म्यूज़िक के साथ करती हूँ। उसके बाद नहाना और योगा थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद नहाना, फिर पूजा मेरा फिक्स है कि पूजा करना है। उसके बाद दिनचर्या मेरी 10 बजे के बाद मैंने पूरा फील्ड का काम रहता है। जिस दिन जहाँ के प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ के प्रोग्राम्स, मंडे ट्यूसडे या तो भोपाल रहती हूँ या तो ट्यूसडे वेडनेसडे रहती हूँ, और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में, ज़िलों में जाना, वहाँ प्रॉब्लम्स देखना, वहाँ के डेवलपमेंट प्लान तैयार करना। अपने ज़िले में हूँ तो वहाँ की मीटिंग्स लेना, वहाँ के डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स देखना, और जब दिल्ली हुए तो दिल्ली भी जाते हैं। तो इस तरह प्रवास कार्यक्रम और संवाद कार्यक्रम, कनेक्शंस बने रहते हैं दोनों, डेवलपमेंट को लेकर भी और जनता के साथ भी। आखिरी सवाल ये कि आपने, चूँकि बार बार यही है, आपने कम उम्र में मंत्री बने हैं, लोकसभा की सीट का मौका मिलता है और केंद्र में जाने की एक बड़ी मौका मिलता है, तो उसके लिए भी पार्टी कहेगी, लेकिन आपकी अपनी इच्छा क्या है, किस तरह से आगे अपने आप को देखते हैं कि तीसरे टेन्योर में आप कहाँ पर होंगी? क्या, क्योंकि अब तो ये होता है कि मैंने इस टेन्योर का नहीं डिसाइड किया था, तो मैं तीसरे टेन्योर का कैसे डिसाइड कर देती हूँ। लेकिन पार्टी जो भी जिस योग्य भी समझेगी और जहाँ भी अवसर के लिए प्रेरित करेगी, उस ओर मैं बिल्कुल काम करूँगी। बिल्कुल, ये थी प्रतिमा बागरी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके आगे जीवन और जिस तरह की वो सोच रख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.